नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत की खबर। हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। इससे पहले शायद आपने भी कभी नहीं सुना, हमने भी कभी नहीं सुना था कि पार्लियामेंट में, देश की संसद में, लोकसभा में प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। और ये बात कही किसने? लोकसभा के स्पीकर ने। कि कल जिस तरीके से विपक्ष के और खासकर कांग्रेस के सांसदों ने प्रधानमंत्री जहां बैठते हैं उस सीट की घेराबंदी की, वो भी महिला सांसदों ने, उसमें भी दलित महिला सांसदों ने। इरादा क्या था? स्पीकर कह रहे हैं कि मैंने अनुरोध किया प्रधानमंत्री से, आप यहां न आए, यहां कोई अप्रिय घटना हो सकती है, आपके साथ कुछ अप्रत्याशित अमर्यादित आचरण किया जा सकता है। तो यह बात अनबिलीवेबल सी है। तो थी क्या हकीकत? कल क्या लोकसभा के अंदर तस्वीर दिखाई दे रही थी? देवेंद्र, सबसे पहले आज जब स्पीकर ने यह बात बोला तो मतलब चौंक गया हर कोई कि स्पीकर ने मना किया प्राइम मिनिस्टर को आने से। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, अगर स्पीकर चेयर से इस बात को कह रहे हैं तो उसको पहली बात तो कि ना मानने का कोई कारण नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ की जो परिस्थितियां थीं, जिन्हें परिस्थितिजन्य साक्ष्य कह सकते हैं, उसका अगर आकलन करें तो समझ में आता है कि स्पीकर जो कह रहे हैं वो लगभग वही बात रही होगी जिसके चलते प्रधानमंत्री उस समय हाउस में आए नहीं और इस तरह की मंशा अपोजिशन की थी। परिस्थितिजन्य साक्ष्य मैं किस हिसाब से कह रहा हूँ कि कल जब ये तय हो गया कि प्राइम मिनिस्टर 5 बजे शाम में बोलेंगे, उससे पहले स्पीकर को, जो अपोजिशन के नेता हैं, स्पीकर से लगातार मिल रहे होते हैं, हाउस चलने के दरमियान भी या हाउस से अलग भी। उसके पीछे मंशा ये रहती है कि भाई उनको अपने इश्यूज उठाने का मौका मिले, उनको ज़्यादा समय मिले, मतलब लोकसभा की कार्रवाई में, या अगर राज्यसभा के हैं तो राज्यसभा की कार्रवाई में ज़्यादा से ज़्यादा अपना योगदान दे सके। इसलिए एक ऑलरेडी रेपो रहता है और स्पीकर क्योंकि किसी पार्टी के बंधे होते नहीं हैं तो सभी दल के सांसदों के साथ उनका संपर्क रहता है। कल उनको इस बात की सूचना दी गई कि अपोजिशन के, हमारे कैंप की जो 10 महिला सांसद हैं, 8 से 10 महिला सांसद, वो आज घेराव करने वाली हैं और वो बैनर भी लेके आएंगी और प्रधानमंत्री के चेयर की तरफ वो जाएंगी। ये कांग्रेस के लोगों ने बता दिया? एक कांग्रेस के लोगों ने ही स्पीकर को ये इस बात की जानकारी दे दी। और आप जाएं तो जब भी आप जाएंगे स्पीकर के यहाँ या तो वहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कुछ ना कुछ अपोजिशन के सांसद लगातार मिल रहे होते हैं और दिन में कई बार मिल रहे होते हैं, अलग अलग नेता मिल रहे होते हैं। उसी में किसी नेता ने उनको इस बात की जानकारी दी, फिर उसको वेरीफाई किया गया, पता चला कि ये सही है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर को रोका गया। अब जो हुआ वो हुआ ये कि जैसे शाम में 5 बजा, उसके बाद ये जो महिला सांसद हैं कांग्रेस की, 8 से 10 महिला सांसद, उन्होंने जो बैनर ले रखा था उस पर लिखा हुआ था जो उचित है वो करो, यानी कि नरवणे के बुक का जो एक लाइन था कि ऊपर से ये कमांड दिया गया था पीएम की तरफ से, उनके हवाले से, मतलब उनके अनुसार, तो उसी लाइन को लेके वो आगे बढ़ना शुरू हुई। पीएम तो क्योंकि पहुँचे नहीं, स्पीकर ने ये बता दिया था, अब नहीं पहुंचे। उसके पीछे वजह सौरभ ये थी कि प्रधानमंत्री को ही पता था और स्पीकर भी इस बात को समझ रहे थे कि अगर देश के प्रधानमंत्री वहाँ पे बैठे हैं और 8 से 10 महिला सांसद वहाँ पे जाके उनकी घेराबंदी करने लगे, उनके सामने बैनर दिखाएं, नारेबाजी करें, तो बीजेपी के दूसरे सांसद, ऐसा तो है नहीं कि उनके लीडर के साथ ये सब कुछ हो रहा होगा तो वो अपनी चेयर पे बैठे रहेंगे, वो एकदम से रिएक्ट करेंगे। और उस रिएक्शन में ऐसा ना हो कि किसी महिला सांसद को चोट लग जाए, कुछ धक्का मुक्की हो जाए और कोई अगली तस्वीर सामने आ जाए। कोई वालों ने कहा कि हाँ हम भी, मतलब उस वक्त अगर ऐसा होता तो हम भी जवाब देते। मैं जैसे अपराजिता सारंगी, वो तो दौड़ के चली गई थी। अच्छा। उसी पे तो उनका एकदम से ये कहना था कि मैंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे होते, बोले कि अगर प्राइम मिनिस्टर होते, इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश भी की होती ना, तो मैं दिखाती कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अच्छा। और वो स्वाभाविक सी बात है, एकदम बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आपके लीडर के साथ कुछ हो तो फिर वो सांसद बर्दाश्त नहीं करते और नंबर्स के हिसाब से, ताकत के हिसाब से सत्ता पक्ष हमेशा भारी पड़ेगा वहाँ पे हाउस में। तो उस कंडीशन में प्राइम मिनिस्टर आए नहीं। उसके बाद जब ये आगे बढ़ना शुरू हुए तो निशिकांत दुबे की तरफ ये लोग आगे बढ़ना शुरू हो गए। अब निशिकांत दुबे की तरफ आगे बढ़ना शुरू हुए तो पहले इन्हें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रोका कि भाई ये क्या, आप लोग अपनी तरफ रहो, अपने साइड में रहो। अगर वेल में जाके भी अगर आपको हंगामा करना है तो उसमें होता ये है कि अपोजिशन के हिस्से का, मतलब टेबल के दूसरे तरफ अपोजिशन वहाँ से नारेबाजी कर ले। वो नहीं हुआ, इधर आप आ रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। तो अनुराग ठाकुर ने निशिकांत दुबे को बोला कि आप निकलो। उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, क्यों निकलूँ मैं, किया क्या मैंने? तो उन्होंने कहा कि आप देख नहीं रहे हो कि इनके क्या तेवर हैं, ये कुछ चाह रही हैं कि कुछ भी अप्रिय स्थिति हो जाए। निशिकांत जी कल न्यूज़ बना चुके थे, निशिकांत जी, और इंदिरा गांधी पर बोल, तो उन्होंने बोला कि अरे मेरा बुक, तो अनुराग जी इतनी हड़बड़ी में थे, उन्होंने बोला कि बुक लेके मैं आ जाऊंगा, आप निकलो पहले यहाँ से। ऐसा लग रहा है जैसे हमले की तैयारी थी। हाँ, उस तरह की तस्वीर में। और ये एकदम से अनुराग ठाकुर इस स्थिति को समझ रहे थे, वो निकले और फिर अर्जुन मेघवाल जो कि संसदीय कार्य राज्य मंत्री हैं, वो बीच में आए। उन्होंने महिला सांसदों को समझाना शुरू किया कि जब सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई है तब आप ये लोग क्या कर रही हो, ये कहाँ जा रही हो, नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ते जाना। तो अब समझा जा सकता है कि अगर निशिकांत दुबे के साथ ये कुछ हो रहा था, प्रधानमंत्री के चेयर के पास महिला सांसद,
प्रियंका गांधी ने खुद भी अपने बयान में इस बात को कहा है कि अगर 3 महिला सांसद वहाँ पे थी तो प्रधानमंत्री क्यों डर गए। तो इस तरह की चीज़ों में समझा जा सकता है कि मंशा क्या थी कि कुछ भी ऐसा अप्रिय कर देना ताकि कल जो गद्दार वाला मामला जो हुआ था ना, उस नैरेटिव बिट्टू के के साथ। काउंटर में, बिट्टू के साथ उस नैरेटिव के काउंटर में एक दूसरा काउंटर लेके आ जाएं कि, और उसमें सौरभ दिलचस्प ये था कि 3 दलित महिला सांसद थी जो कि पीएम के चेयर के सबसे नजदीक थी, बाकी 8-10 के समूह में 3 दलित वहां थी। कुछ भी इशू बनाया जा खड़ा किया जा इशू सकता होता है। उसमें ये होता कि फिर दलित सांसद लेकिन के साथ ये ऐसा हो गया। सोचिए आप, ये पहली बार हुआ है शायद कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आ पाया। प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा में नहीं हुआ। आज राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपनी बात कही है, लेकिन जो लोकसभा में पहले भाषण होता है तो वहां नहीं हो पाया। ऑल्दो प्रियंका गांधी से जब ये पूछा गया तो वो उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को नहीं बोलने दिया गया तो प्रधानमंत्री को भी नहीं बोलने देंगे। कांग्रेस पार्टी के हर नेता की आज यही लाइन थी, एलओपी जब तक नहीं बोलेंगे तब तक हम प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे। और राज्यसभा के अंदर जो है वैसा विरोध देखने को नहीं मिला। नारेबाजी वगैरह 10 मिनट तक चली शुरुआत में जब प्राइम मिनिस्टर ने बोलना शुरू किया, लेकिन उसके बाद फिर ऑपोजिशन के नेताओं ने वॉकआउट कर दिया। ये देख के भी हैरानी हुई कि लोकसभा में तो आप इतने एग्रेसिव हैं कि प्रधानमंत्री की कुर्सी घेर लो, और राज्यसभा में आप 15 मिनट नारे भी नहीं लगा पाए। बिल्कुल सौरभ, और कल भी अगर आप देखें तो लोकसभा में जब इतना कुछ चल रहा था तो उस समय राज्यसभा में कार्रवाई स्मूथ चल रही थी। तो अगर कांग्रेस पार्टी अपने ही दूसरे सदन के सांसदों को ये नहीं समझा पा रही है कि जो हमारी रणनीति यहाँ पे है सही या गलत, तो अलग विषय हो सकता है, लेकिन राहुल गांधी अगर इतना एग्रेसिव हैं इस मसले को लेके तो वहाँ पर भी आप उस काम को करें, लेकिन वो बिल्कुल सामंजस्य नज़र नहीं आया। और कांग्रेस सोर्सेज का ये भी कहना था कि केशव वेणुगोपाल जैसे नेताओं ने तो इस बात को लेके बहुत आपत्ति भी जताई कि ऐसा कैसे कि राज्यसभा में आप उस मसले को उस रूप में ज़ोरदार तरीके से नहीं उठा रहे हैं। और स्थिति ये हो गई कि आप लोकसभा में बोले नहीं, लोकसभा में पीएम को बोलने नहीं दिए, खुद भी नहीं बोले, दोनों गलत था। राहुल गांधी भी अगर नहीं बोले तो वो गलती थी, और गलती उनकी अपनी थी कि आपको इतना मौका दिया गया बोलने का। जब जब सौरभ कार्रवाई बाधित हुई, हर बार चेयर से उनसे यही पूछा जाता था कि क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं। राहुल गांधी अगर बोलना चाहते हैं तो बहुत आसानी के साथ उस इशू पे भी बोल सकते थे, थोड़ा सा फॉर्म खाली ये चेंज करते कि भाई किताब का हवाला नहीं दे सकते आप। और बाकी दूसरा, सरकार पे सवाल खड़े करने के लिए आपके पास कई सारे मुद्दे हैं, उन सारे मुद्दों पे भी सरकार पे सवाल खड़े करते, वो भी बोले। राहुल गांधी एक इशू बनाना चाह रहे थे, आपने ठीक कहा, उनको बार बार मौका दिया गया कि इससे आगे बढ़िए, कुछ और बोलिए, बोलना है जो, लेकिन वो जैसे कहते हैं ना, एक वितंडा खड़ा करना चाह रहे थे बस। और चाइना के मसले को भी वो आसानी से आप बोल सकते थे, लेकिन आपको वो सूट कर रहा था कि क्योंकि ऑफिशियल सेक्रेटरी एक्ट या कोई पुस्तक प्रकाशित ही नहीं है तो उस हिसाब से सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं हो सकता। इससे प्राइम मिनिस्टर एम्बैरेस होंगे। हाँ, उनको मजा आ रहा था कि ये लोग होने नहीं दे रहा है, इसलिए हम भी यही करते हैं। अगर ये लोग सरकार के पक्ष वाले उनको बोलने देते तो शायद उस मसले पर उतना ज्यादा बोलते भी नहीं। उनको जैसे ये समझ में आना शुरू हुआ कि अरे इससे तो ये अनकंफर्टेबल है, तो बस इसी लाइन को पकड़े लेकिन रहो। राज्यसभा के कांग्रेस के नेता उतने अग्रेसिव नहीं थे, मतलब वो नहीं चाह रहे थे इस मुद्दे को इतना तूल देना। बिल्कुल नहीं सौरभ, और हुआ भी नहीं। अगर वैसी स्थिति थी, पार्टी की रणनीति थी, तो ऐसा कैसे कि लोकसभा में अगर आपके लिए इतना बड़ा इशू है तो मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में उसी किताब को लेके आके बोल सकते थे, उसी इशू को उठा सकते थे अगर आपके लिए इशू इंपॉर्टेंट था। तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि वो किताब सिर्फ राहुल गांधी को उसकी जानकारी थी या किताब सिर्फ राहुल गांधी के पास है। वैसे वो किताब भी लिया है, पता नहीं कहां से लाए किताब, वो जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई है, आज वो लहरा रहे थे उस किताब को और कह रहे थे कि मैं ये प्रधान कल से लहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री को दूंगा। बिल्कुल मैं दूंगा, क्योंकि वो इसको इशू बनाना चाहते थे। आराम से ये कह सकते थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को भी कि भाई आप इसी पुस्तक को लेकर आप भी जाएं, आप ये करें। आपने वो नहीं किया, आराम से चुपचाप वॉकआउट करके चले गए। मतलब ये कि राज्यसभा के अपने ही लोगों को आप समझा नहीं पाए, अपने दल के लोगों को नहीं समझा पाए, अपने एलाइज को नहीं समझा पाए। किताब के जवाब में जो किताबें कोट करके ऋषिकांत दुबे ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर जो पर्सनल रिमार्क्स किए, उसको लेकर के क्या क्या चर्चा चल रही थी? बहुत ज़्यादा। आज के सदन की अगर इश्यूज़ की अगर बात करें सौरभ, तो 2 ही इशू था। एक तो ये कि निशिकांत दुबे ने जो अंदर बोला था, और बाहर रवनीत बिट्टू और राहुल गांधी के बीच जो हुआ, राहुल गांधी ने जो रवनीत बिट्टू को लेकर बोला था, उसमें स्थिति ये हुई कि कई सारे सांसदों ने ये कहा, बीजेपी के सांसदों ने ये कहा कि प्रियंका गांधी जब उनसे मिल रही थी तो जिनके साथ उनकी बातचीत होती है उसमें वो अनौपचारिक बातचीत में वो पूछ रही थी कि आप बताइए कि क्या ये चीज़ें शोभा देती हैं सदन में इस तरह की बातचीत होना। निशिकांत दुबे ने जो कहा, इस तरह की पुस्तक लेके आ रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू या इंदिरा गांधी जी के बारे में ऐसी ऐसी बात कह रहे हैं। तुरंत बीजेपी के सांसद अगला काउंटर सवाल वो लोग प्रियंका गांधी से ये कर रहे थे कि आप ये बताइए कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भारत सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू जो कि सिख कम्युनिटी के आते हैं, उनको गद्दार कहना ये आपको शोभा देता है? आपको लगता है कि ये होना चाहिए था? दूसरी चीज़ कि कांग्रेस खेमे, उसके बाद प्रियंका जी चुप हो जा रही थी, जाहिर तौर पर वो एकदम से सहमत होंगी कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज़ कि कांग्रेस खेमे में इस बात को लेकर भी चर्चा चाहिए थी कि जब हो गया तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी को बाद में समझ में आया होगा कि खामखा हमने एक ऐसा इशू अपने ऊपर ले लिया
जी, कांग्रेस समझ रही है कि गद्दार वाला इशू हमने काम एकदम कर दिया समझ रही बीजेपी थी। को? तो उसके बाद एक नैरेटिव दिया गया कि भाई ये उड़ता हुआ तीर अगर आपने लिया है तो इसका नैरेटिव क्या होना चाहिए कि कैसे आप इसको काउंटर करें। तो उस नैरेटिव में ये कहा गया कि क्योंकि रवनीत बिट्टू पार्टी छोड़ के चले गए थे, इसलिए उनको गद्दार कहा गया कि अगर पार्टी आप छोड़ रहे हैं तो गद्दार हैं। तो कांग्रेस खेमे में इस सवाल को फिर उठाया भी गया कि उस हिसाब से तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, जो कि पहले टीडीपी में थे, अब कांग्रेस पार्टी में आ गए, वो भी गद्दार हैं। सिद्धारमैया जो कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, जेडीएस छोड़ के कांग्रेस में आए, क्या वो भी गद्दार हैं? और अगर पब्लिकली उनको देवेगौड़ा जी के परिवार का कोई व्यक्ति या आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, रेवंत रेड्डी को गद्दार कहें तो क्या राहुल गांधी को एक्सेप्टेबल होगा? वो एकदम चुप हो जा रहे थे। मतलब कांग्रेस खेमा भी ये मान रहा है कि एक अनावश्यक गलती राहुल गांधी ने की, ठीक है, और उनका अपना इशू किनारे चला गया। तो इस पर कांग्रेस डिफेंसिव है। बीजेपी क्या निशिकांत दुबे के मामले को लेकर डिफेंसिव है या नहीं, पूरी तरीके से आक्रामक है? नहीं, उसमें डिफेंसिव तो इस लिहाज से नहीं है कि बीजेपी को ऐसा लगता है कि राहुल गांधी उस लेवल पे चले गए जहां पर इस तरह का रिएक्शन होना ही था। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बार बार राहुल गांधी उस प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड हैं, एक केंद्रीय मंत्री को आप गद्दार बोलें, ऐसी पुस्तक का हवाला दें जो कि छपी ही नहीं। तो इस तरह की चीज़ें जब आप कर रहे हैं तो इधर से भी जवाब आना ही था। और बीजेपी का तेवर ये रहता भी है सौरभ कि एक सीमा तक वो लोग बर्दाश्त करते हैं, उसके बाद काउंटर करने के लिए इतनी सारी चीज़ें उन लोगों के पास भी है, उन लोगों के पास तो बहुत ज़्यादा है काउंटर करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो अटैक करने का मोड रहता है। उसी की झलक निशिकांत दुबे ने अब दिखाई। आगे आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है इस सत्र के अंदर? राहुल गांधी के पास बोलने की अभी एक और अपॉर्चुनिटी है जब बजट पर चर्चा शुरू वो चाहे होगी। तो वो अपना समय लेके उसमें बोल सकते हैं। लेकिन अब जैसे एक चीज़ और मैं आपको और बताऊं कि बोलने के हिसाब से अब देखें कि बोलने नहीं दिया गया है। राज्यसभा में कांग्रेस को और मल्लिकार्जुन खड़गे जी को जो समय दिया गया ना बोलने का, वो उनके अलॉटेड टाइम से बहुत ज़्यादा था। मतलब जब भी कोई डिस्कशन तय होता है तो दल के स्ट्रेंथ के हिसाब से समय दे दिया जाता है। उस समय में चाहे आपके जितने वक्ता बोलें, कांग्रेस पार्टी के को जितना समय मिला था पार्टी को ने उससे ज़्यादा देर तक बोला। मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए जो समय बचा हुआ था उससे ज़्यादा देर तक उन्होंने बोला था। ऐसा नहीं था कि समय की कमी थी। दूसरी चीज़ का आप राहुल गांधी के हिसाब से देखें तो कड़वाहट और तलखी इतनी ज़्यादा आ गई है कि इसमें अब बजट पे डिस्कशन के दरमियान वो तलखी नहीं रहेगी, इसकी संभावना उनको अब जब नहीं भी लगता मौका है। मिलेगा वो शुरू यहीं से करेंगे जहां उनकी बात नहीं खत्म हो निश्चित तौर पर। और हाउस की कार्यवाही अब कितनी हो पाएगी ये बड़ा सवाल रह गया कि क्या बजट भी इसी शोर शराबे में पास होगा। जैसे स्पीकर ने तो कहा ही ना चेयर से कि अगर इस तरह से हंगामा करेंगे तो आज भी नहीं होगा, कल भी कुछ नहीं होगा, अन्यथा आज बजट पे लोकसभा में चर्चा शुरू हो गई होती। तो अब अगले सोमवार से ही उम्मीद कीजिए कि उस बीच में फ्लोर मैनेजर की ये कोशिश रहेगी कि समझाया जा सके कि बजट पे तो चर्चा कर लो। कोई संपर्क है पार्टियों के बीच में अभी भी? संवाद तो लगातार होता ही है, लेकिन मानने वाली बात नहीं होती। संवाद तो लगातार रहता ही है। चाहे स्पीकर ने तो साफ साफ कह दिया, आप अगर बैनर पोस्टर लेके आएंगे तो आज भी नहीं चलेगा सत्र, कल भी नहीं चलेगा, परसों जब बिल्कुल। और अगले दिन भी इनके नहीं तेवर में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ये लोग कांग्रेस के। उसी तेवर में, हाँ, कांग्रेस पार्टी उसी तेवर में नजर आ रही है। तो आप समझिए कि इस सत्र में बड़ा मुश्किल होगा ठीक तरीके से कार्रवाई चला पाना। राज्यसभा में कम से कम ये गनीमत था कि अगर आपको कुछ करना ही है तो वॉकआउट कर जाओ, नहीं आपको आज सुनना है किया तो वॉकआउट कर जाओ, जो उन्होंने किया। तो ये अभी जो विवाद चल रहा है, मतलब अभी खत्म नहीं हुआ। आने वाले दिनों में, अभी जब तक सत्र है तब तक तो आपको ये टकराव देखने को मिलता ही रहेगा और राहुल गांधी को बोलने का मौका दोबारा भी मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी कितना बोलना चाहेंगे और कितना इस विवाद से आगे बढ़ना चाहेंगे, इस पर अभी पूरा शक है। और लगता यही है कि राहुल गांधी को शायद लग रहा है कि उनको मोमेंट मिला हुआ है, वो मोमेंट खत्म करना नहीं चाहेंगे। इस बहाने चर्चा तो यही हो रही है ना कि राहुल नहीं बोल पाया, और राहुल नहीं बोल उसको पाया, एंजॉय सरकार कर डर रहे हैं। गई। हाँ, उसको उस चीज़ को वो एंजॉय कर रहे हैं। Enjoy उनको ये कर लग रहे रहा है कि मैंने कोई ऐसी चीज़ खड़ी कर दी है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा चर्चा मिल रही है। जो राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है कैंपेन चलाया, कांग्रेस पार्टी ने फिर बकायदा उसको कैंपेन की शक्ल दी, इधर उसको लेके कोई रिएक्शन पता चला आपको सरकार के टॉप लेवल पर? मतलब गुस्सा है, ये नाराजगी है, या मान रहे हैं कि अब ये लाइन क्रॉस कर गए हैं? वो एकदम से मान रहे हैं कि ये लाइन क्रॉस कर गए हैं। उसको लेके कोई दबाव हो, कोई चिंता हो, क्योंकि दूर दूर तक उसमें तो कोई तथ्य नहीं है। वो तो कुछ शब्द राहुल गांधी ने कॉइन कर लिया है, कॉम्प्रोमाइज्ड, ये वो, उस तरह की चीज़ों को बोल रहे हैं। तो उसका ग्राउंड पे कोई असर होगा, लोगों के बीच कोई असर होगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, क्योंकि कुछ तथ्य ही नहीं है। और जो तथ्य सामने आ चुका है उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं जिससे सरकार किसी दबाव में आए या बीजेपी किसी दबाव में आए। दूसरी चीज़ की ट्रेड को लेके, जरूर ट्रेड डील को लेके, इंडो यूएस ट्रेड डील को लेके जिस प्रकार की बातें कही जा रही है, जैसे ये कहना है कि कृषि कानून जैसा है, काले कानून जैसा है, तो जाहिर तौर पे उस तरह का माहौल क्रिएट करने की ये लोग कोशिश कर रहा है। लेकिन उस एपिसोड के बाद सरकार और बीजेपी के लोग अब ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। जिसकी एक झलक नज़र आई आपको जी राम जी बिल में, कि जैसे ही जी राम जी बिल का पार्लियामेंट से पास हुआ
उसके बाद बीजेपी ने अपने पूरे नेताओं की एक फौज देश में मंडल स्तर तक उतार दी, जो कि उस कानून के प्रावधानों के बारे में लोकल लेवल तक पे चर्चा करके लोगों को बताया गया एक एक तथ्य कि इसमें क्या क्या है। लोगों से पूछा भी गया कि आपको अगर कोई आपत्ति है तो बताइए। जैसे आज ही मुझे एक नेता उसमें बता रहे थे कि मैं तो बाकायदा सरपंच के साथ बैठता था, भीड़ लगा के उनसे पूछता था कि बताइए इसमें से कौन से ऐसा ये यूएस ट्रेड डील में बताया जाएगा। एग्जैक्टली, इंडो यूएस ट्रेड डील में भी वही होगा कि आप 3 से 4 दिन के अंदर जैसे ही डिटेल आएंगे और उसके बाद वो लोग ग्राउंड तक जाएंगे उस डील के सारे प्रावधान और अच्छी चीज़ों के बारे में बताने को, और जो अफवाह फैलाया जा रहा है उसको काउंटर करने के लिए। कृषि मंत्री ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो तो हाउस में बोल चुके हैं कि इसमें एग्रीकल्चर और डेयरी नहीं है इस हाँ, डील के वो तो डिटेल में भी बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है, और वही चीज़ें कृषि से संबंधित बाहर से आएंगी जिसका हम लोग ऑलरेडी आयात करते हैं। जैसे दाल हम आयात करते ही हैं, सेब हम आयात करते हैं, ड्राई फ्रूट्स हम आयात करते हैं, वही वहां से अब अमेरिका से आएगा, वहां से भी आ जाए। अरे इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई न्यूज़ अगर फॉलो कर रहा हो इसको तो उसको जानकारी होगी। जो अमेरिका की तरफ से प्रमुख वार्ताकार थे इस ट्रेड डील को नेगोशिएट करने में, जेमिसन ग्रियर, वो ये कह चुके हैं कि भारत कुछ प्रोटेक्शंस अभी भी रख रहा है अपने एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। ये तो अमेरिका भी मान रहा है, और वो अपने वहां अमेरिका में टीवी चैनल पर इंटरव्यू में ये बात कह रहे हैं। जब उनसे ये पूछा जा रहा है कि क्या भारत ने अपना कृषि क्षेत्र खोला इस डील में, तो वो कह रहे हैं नहीं, भारत ने नहीं खोला है, हम नेगोशिएट, लेकिन हम चाहते हैं कि वो खोले। बिल्कुल सौरभ, और कुछ लाइन के वहाँ के कुछ लाइन को, जैसे वहाँ के जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं उनके कुछ लाइन को जो ट्वीट पे उन्होंने डाला, यहाँ पे पकड़ा गया है अपने फ़ायदे के हिसाब से। जैसे उन्होंने ये कहा कि यहाँ के किसानों के लिए भी भारत का बाज़ार खुल रहा है, तो जाहिर तौर पे जैसे ब्लूबेरी की जो उपज करते हैं उनके लिए भारत का बाज़ार खुल रहा है, जो सेब वहाँ पे उगाते हैं उसके लिए भारत का बाज़ार उनके लिए खुलेगा। तो वो इस संदर्भ में बता रहे थे, और उसके पीछे आप देखें तो ट्रंप की एक बड़ी ताकत ये मानी गई थी कि वहाँ के फार्मर्स हैं, और उन फार्मर्स को क्योंकि ये कुछ दे नहीं पा रहे थे, कुछ ऑफर नहीं कर रहे थे, तो भारत जैसा बाज़ार हम दे रहे हैं, ये एक दबाव उनके ऊपर था। उसमें बहुत छोटा हिस्सा जो उनको दिया जा रहा है जिसमें भारत को कोई नुकसान नहीं है, उसी चीज़ को लेकर। अदरवाइज जीएम कॉर्प की बात कर लें या जो भी प्रमुख मसले हैं, सोयाबीन, कपास, मक्का, इन सब चीज़ों के हमारे प्रोटेक्शन वैसे ही है जैसे पहले थे। जैसे अभी जब हम व्यापार इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं तो देवेंद्र आज कुछ बताना चाह रहे थे आपको मालूम है गृह मंत्री अमित शाह वो सहकारी मंत्री भी हैं, सहकारिता मंत्रालय भी उनके पास है कोऑपरेटिव का, और हमारे देश में कोऑपरेटिव टैक्सी चलाने की बात उन्होंने कही थी। तो कुछ अपडेट है इसमें? बिल्कुल सर, आज तो भारत टैक्सी को करके बाकायदा उन्होंने ये बताया कि अभी गुजरात और दिल्ली एनसीआर यहाँ पे ये शुरू हो रहा है एक प्रोग्राम करके। और सोचिए सौरभ कि एक तरफ आरोप लगता है कि ये सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है, दूसरी तरफ ऐसे कोऑपरेटिव को ऐसे सेक्टर में बढ़ावा देना वो कितना डिसेंट्रलाइजेशन है। मतलब ये कि टैक्सी सर्विसेज जो एक प्राइवेट कंपनी कोई एक ऑनर हो, कुछ लोग उसके बोर्ड में हो, वो जो चलाते थे उसको कोऑपरेटिव के फॉर्मेट में चलाना है। यानी कि जो ड्राइवर ड्राइविंग सीट पे बैठा होगा वो भी उस कोऑपरेटिव की उसकी एक हिस्सेदारी होगी, वो स्टेक होल्डर है। और ये कंसेप्ट न सिर्फ टैक्सी में लेके आया गया है भारत टैक्सी, बल्कि इसके अलावा 4-5 और सेक्टर में कोऑपरेटिव को उतारने की तैयारी है। मतलब ये कि आप सोचिए कि कितना डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है किसी भी चीज़ का, कि भाई हर एक व्यक्ति को मजबूत करने की कोशिश की जाए। और अपने आप में लोगों का रिस्पॉन्स, टैक्सी वालों का रिस्पांस इतना ज़्यादा था कि पिछले 7-8 महीने में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं एकदम से ऐसा दिखा रहा है कि ये कंसेप्ट बड़ा सक्सेसफुल रहेगा और उसके पूरे देश भर में इस योजना को लेके जाने की जरूरत है। मतलब हाँ, आप इतने सारे लोगों को उस रूप में स्टेक होल्डर बना रहे हो, कितने रोजगार जनरेट करोगे, और ये सब कुछ होगा कोऑपरेटिव के तौर पर। जैसे अमूल कितना सक्सेसफुल मॉडल है, कोई भी मानेगा कि गुजरात का मॉडल अमूल डेयरी के सेक्टर में कितना सक्सेसफुल है। तो अमित शाह कोऑपरेटिव पे इतना ज़्यादा फोकस करते हैं, तो एक तो हो गया वो देश के डेवलपमेंट के लिहाज से, इसका पॉलिटिकल डिविडेंड सोचें कि कितना बड़ा फ़ायदा होगा। कि अगर आप डेवलपमेंट का कोई काम करते हैं, कोऑपरेटिव के मार्फत करते हैं, तो कितने सारे लोगों को आप अपनी नीतियों से आकर्षित करेंगे, तो फिर उसका राजनीतिक फ़ायदा भी होगा। तो ये मॉडल होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर की बीजेपी का, कि वो करती डेवलपमेंट है जो देश के लिए ज़रूरी है, और उसका राजनीतिक फल अपने आप मिलता है। अच्छा, वैसे आज एक आखिरी बात और कर लें, क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण लोकसभा में नहीं राज्यसभा में ही हो पाया, एक ही भाषण हो पाया, तो उन्होंने सारी बातें यही कही हैं एक ही भाषण में। लंबा भाषण था, बहुत 97 मिनट का, लगभग 100 मिनट का उनका भाषण था, और वो बंगाल पे भी बोले। उन्होंने बंगाल की बात की, वहाँ टीएमसी को निर्मम सरकार उन्होंने कहा, ममता बनर्जी की सरकार को। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की को भी उन्होंने छुआ, और योगी आदित्यनाथ का जिक्र भी किया कि यूपी के मुख्यमंत्री एक वक्त यूपी के हालात ये थे कि सदन में वो रो पड़े थे, जिस तरीके से इंसेफेलाइटिस से बच्चों की मौत होती थी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर। वो बेसिकली ये बता रहे थे कि ये सब काम भी हमारे आने के बाद दुरुस्त हुए हैं, लेकिन चुनावी राज्यों की चर्चा प्रधानमंत्री ने की आज। बिल्कुल, और उस अभिभाषण को आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर तो कंप्लीट पॉलिटिशियन है ना। जैसे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे उनको अपना जो रिपोर्ट कार्ड देना था
एक एक सेक्टर में, चाहे वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के मामले हो या कैसे फाइलें लटकती थी, प्लानिंग कमीशन तब कैसा सुस्ता था, अब कैसा कर रहा है, ये सारा उन्होंने बताया। और उसके बाद निश्चित तौर पे, क्योंकि आप चुनाव में भी जा रहे हैं, तो जिन जिन राज्यों के जो अच्छे उदाहरण हो सकते थे उन राज्यों में मैसेज देने के लिए, जैसे सदानंद मास्टर का अगर जिक्र किया गया केरल का तो दिया। समझा जा सकता है कि केरल के लिए वो कितना महत्वपूर्ण इशू है, कि पॉलिटिकल वायलेंस का कितना खराब रूप था कि किसी व्यक्ति की टांगें काट दी जा रही है उसकी जवानी में। तो उन सारे इश्यूज़ को भी पीएम लगातार उठा रहे थे। बंगाल को लेकर सौरभ, कल जो कुछ हुआ उसमें मैं बहुत सारे नेताओं से भी पूछ रहा था आज। उन्होंने कहा कि सॉरी आपको रोक रहा हूं कि बंगाल के घुसपैठियों को बचाने के लिए बंगाल की सरकार, मुख्यमंत्री अदालतों पर दबाव बना रही है, सुप्रीम कोर्ट में खुद पैरवी करने गई। बिल्कुल वहां पे पहुंच गई थी और जिस तरह का तर्क दे रही थी, जो चीज़ें कर रही थी, तो उस पर मैंने टॉप लेवल पे भी बात की कि भाई इस पर क्या है इसका। तो उनका ये कहना था कि बंगाल में ऐसे ड्रामा तो रेगुलर करती हैं, एग्रीन दिल्ली में भी आके उन्होंने इस काम को किया। और आज वहाँ पे ये हुआ कि बजट, जब राज्यपाल बजट अभिभाषण पढ़ रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी लिखी गई थी जिसके चलते राज्यपाल ने पूरा पढ़ा ही नहीं अपना। वहाँ भी नहीं पढ़ा, वहाँ पूरा नहीं पढ़ा, 5 मिनट के आसपास उन्होंने पूरा पढ़ा। और हालांकि नियम के हिसाब से ये ठीक है कि राज्यपाल से ये उम्मीद नहीं की जाती है कि पूरा भी आप पढ़ लें, बट बताया गया कि उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें थी जो कि नहीं पढ़ी जा सकती। तो केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक, तीनों तो राज्यों में वॉकआउट ही हुआ हुआ। था। ये बंगाल में भी हो गया। बंगाल में कम से कम ये है कि कुछ मिनट पढ़ लिया उन्होंने, 5 मिनट के इस आसपास पे एक लगभग बहस पढ़ ये भी लिया। चल रही है कि कितने नेताओं को सुप्रीम कोर्ट में ऐसे अब जिरह करने की अनुमति मिलती है। करीब 5-10 मिनट के करीब ममता बनर्जी वहां पर बोली हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूद थे और जजेस ने उनको सुना। बार में उन्होंने ये भी कहा कि आपने बड़े काबिल वकील खड़े किए हैं, वो आपका पक्ष अच्छे से रख देंगे, मगर फिर भी अलाउ किया गया ममता बनर्जी को। ये भी देश ने एक पहली बारी घटना होते हुए देखी है। तो बहुत कुछ पहली बार हो रहा है देश की राजनीति के अंदर। अभी ये सत्र चल रहा है तो बहुत सी खबरें और मिलेंगी। देवेंद्र से हम वो खबरें पूछकर आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज देवेंद्र बहुत शुक्रिया आपका। भारत की खबर में आज इतना ही।